हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज से हम रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करने जा रहे हैं, जो इस बार नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो स्टूडेंट्स यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड सिलेबस में है। और अगर आप किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिनिमम 30 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस रिसर्च से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस नेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिनकी इस बार आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। आपका ऑप्शन पहला है क्रियान्वित, नियोजन, प्रेक्षण, गहन चिंतन करना। दूसरा ऑप्शन है नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। तीसरा ऑप्शन है गहन चिंतन करना, प्रेक्षण करना, नियोजन और क्रियान्वित है। चौथा है प्रेक्षण करना, क्रियान्वित, गहन चिंतन करना और नियोजन। इसमें आपको बताना है कि जो एक्शन रिसर्च है उनको करने के क्या क्या स्टेप होते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजीसी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। इसको आप मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं कि ये लगभग हर बार एग्ज़ाम में आ ही जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपको बता देते हैं एक्शन रिसर्च होता है, उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है कि प्लान किया जाता है। कोई भी चीज़ होता है उसका प्लान किया जाता है, फिर प्लान के बाद एक्ट किया जाता है कि मान लीजिए कोई आप योजना बना लिए, फिर उसके बाद आप उसको कैसे किया था ये करते हैं, योजना बनाए को उसको करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप करने के बाद फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व, फिर ऑब्जर्व करने के बाद आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं या अपना फिर से फीडबैक देते हैं। तो उसके हिसाब से फिर रिफ्लेक्ट के हिसाब से आप फिर से प्लान बनाते हो। तो ये एक चक्रीय क्रम में चलता रहता है। पहले प्लान आएगा, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट के बाद फिर आपका प्लान आ जाता है। तो ये एक साइक्लिकल क्रम में चलता रहता है। तो इस हिसाब से देखेंगे आपका तो हो जाएगा प्लान मतलब नियोजन हो जाएगा, फिर एक्ट आपका क्रियान्वित, और ऑब्जर्व मतलब ये प्रेक्षण करना, और रिफ्लेक्ट मतलब ये गहन चिंतन करना, उस पर विचार करना कि अब क्या करना है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना और गहन चिंतन करना। ये आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आप इसको अगर सिंपल में याद करें तो पी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, PAOR, इस तरह से आप इसको भी अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, PAOR। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। आपको पहला ऑप्शन दिया शोध के समग्र को परिभाषित करने से। दूसरा ऑप्शन है साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। तीसरा ऑप्शन है शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से। और चौथा ऑप्शन है गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से आंकड़ों के विश्लेषण से। तो जो आपकी शोध नैतिकता होती है, जैसे मान लीजिए शोध नैतिकता का मतलब होता है कि आप अगर कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे का रिसर्च ले रहे हैं, तो उसको आप एक पर्टिकुलर उसको आप क्रेडिट दीजिए कि आपने इनका रिसर्च यहाँ से ये लिया है। उसको आप अपने जो लास्ट में रेफरेंस लिखा जाता है वो वहाँ पे आप उसको बताइए अच्छे तरीके से, ना कि आप किसी दूसरे के रिसर्च से कुछ आप ले लिए और फिर उसको भी क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो ये आपका नैतिक शोध नहीं माना जाता है। तो ये जो आपका नैतिक शोध होता है वो आपका शोध रिपोर्टिंग के लास्ट में क्या जो साक्ष्य आधारित होता है, ये आपका अधिकतर लास्ट में क्या, जैसे आप कंक्लूजन देने जाते हैं तो आपका जो साक्ष्य होता है उस साक्ष्य के आधार पर ही आप अपना रिपोर्टिंग करते हैं कि आपने ये यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये आपको पूरा बताना पड़ता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए सम्मेलन, ऑप्शन बी संगोष्ठी, ऑप्शन सी शोध लेख और ऑप्शन डी कार्यशाला पद्धति।
तो इसमें आपको पूछा है कि विचारों और मुद्दों की एक व्यापक रेंज। तो इस तरह अगर आप एक व्यापक रेंज की बात किया जाता है तो व्यापक पैमाने पे, तो ये आपका होता है सम्मेलन माना जाता है। सम्मेलन क्या होता है कि एक बड़े पैमाने पे जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और अपने विचारों को रखते हैं दूसरों के सामने, तो ये आपका सम्मेलन होता है। और सम्मेलन का इसका एक छोटा रूप भी होता है, उसको हम लोग सेमिनार कहते हैं। तो ये सेमिनार अक्सर होता है कि ये कॉलेजों में होता है जहाँ पे लोगों की कम लोग रहते हैं, और मुश्किल से एक कॉलेज में किसी डिपार्टमेंट में होता है तो वहाँ पे लगभग 100-150 लोग होते हैं, तो वो सेमिनार माना जाता है जो कॉलेजों में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो पहला ऑप्शन है आपका कार्योत्तर पद्धति, दूसरा है सर्वेक्षण पद्धति, तीसरा है व्यष्टि अध्ययन पद्धति और चौथा है प्रायोगिक पद्धति। तो यदि कोई रिसर्चर बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करना चाहता तो इसके लिए वो कार्योत्तर पद्धति अपनाएगा, या एक्स पोस्ट फैक्टो भी इसी को कहते हैं। तो कार्योत्तर पद्धति में क्या होता है कि कोई घटना होने के बाद रिसर्च की जाती है। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब किसी फैक्ट के होने के बाद जो रिसर्च किया जाता है उसे एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं, या इसको आफ्टर द फैक्ट भी कहते हैं। आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी इसी को कहते हैं। जैसे इसमें अब बच्चों की चिंता उन्मुखता है, तो बच्चों को पोषण तो मान लिया बचपन में दे दिया गया होगा, जो भी उसको खिलाया पिलाया गया होगा, फिर उसके बाद जो रिसर्च की जाए, मतलब ये पहले काम हो चुका है उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इस तरह के जो रिसर्च होते हैं वो कार्योत्तर पद्धति या एक्सपोस्ट फैक्टों में आ जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? तो शोध नैतिकता या रिसर्च एथिक्स, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है निदर्शन तकनीकों का विकल्प, दूसरा है शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, तीसरा है सांख्यिकीय तकनीकों का अर्थपूर्ण अनुप्रयोग, और चौथा है शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना। तो अभी आपको ऊपर हमने बताया कि जो शोध नैतिकता होता है वो अक्सर शोध निष्कर्ष के लास्ट में ही किया जाता है, उससे ही रिलेटेड होता है। तो शोध नैतिकता यहाँ पे देखा आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, मतलब जो आप लास्ट में कंक्लूजन करते हैं तो उस समय ही आपका जो शोध नैतिकता होता है ये मुद्दा वहाँ से ही रिलेटेड होता है। वहाँ पे अगर आप जहाँ से जो चीज़ें ली हैं, जिसके रिसर्च लिए अगर आप वहाँ पे उसको प्रॉपर क्रेडिट दे देते हैं तो वो आपका शोध नैतिक माना जाता है, अन्यथा वो आपका अनैतिक शोध माना जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, दूसरा है प्रायोगिक शोध, तीसरा है मौलिक शोध और चौथा है व्यवहारिक शोध, या इसको अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये फंडामेंटल रिसर्च है और ये आपका एक्शन रिसर्च है। तो अगर मौजूदा स्थितियों में सुधार की बात किया जाए तो ये आपका होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो एक इंस्टेंट प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उसको उसमें सुधार किया जाता है, उसको मतलब कैसे दूर किया जाता है इस पर विचार किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध। और ये में जनरली आपका ये स्कूल कॉलेजों में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स के मध्य जो प्रॉब्लम आ जाती है उनको तुरंत जो सॉल्व किया जाता है वो इसी एक्शन रिसर्च के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक शोध। अगला क्वेश्चन है, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक का भाग बनेगा? तो शोध प्रबंध मतलब थीसिस की बात किया, इसमें आपको बताना है कि जो एक प्रॉपर थीसिस लिखा जाता है उसमें जो स्टेप्स आते हैं तो उनमें जो लास्ट में स्टेप्स होता है वो क्या होता है, कि लास्ट में आपका क्या लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका अध्ययन के निष्कर्ष, दूसरा है ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, तीसरा है सारणियों और आंकड़ों की सूची और चौथा है विषय सारणी। तो अगर आपको एक शोध प्रबंध या थीसिस के स्टेप याद हों तो आप आसानी से इसका ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रंथ सूची और परिशिष्टि। ये आपका होता है करेक्ट ऑप्शन, ये आपका लास्ट में आता है।
तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ क्या क्या होते हैं एक थीसिस में। सबसे पहले तो आपका एक टाइटल पेज आता है, पहला टाइटल पेज आता है, फिर दूसरा एब्स्ट्रैक्ट रहता है, एब्स्ट्रैक्ट। फिर तीसरा आपका कि टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कंटेंट लिखते हैं कि आपका क्या कौन कौन सा चैप्टर आता है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। फिर लास्ट चौथे में आपका आता है कि जो चैप्टराइजिंग करते हैं आप, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह बनाया जाता है थीसिस में। तो उसमें आपको लिखना आता है कि इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू, फिर आप हाइपोथेसिस, मतलब जो जो भी आप अपना रिसर्च में किए रहते हैं वो सब इसमें आता है चैप्टराइजिंग में। फिर इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना था कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस, मतलब ये ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, मतलब इसमें आप जहाँ से भी रेफरेंस लिए या जो भी बुक यूज़ किए हैं, जो भी आर्टिकल यूज़ किए हैं, वो सब आपको लास्ट में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के अंदर आपको लिखना पड़ता है कि आपने कौन सा मैटर कहाँ से यूज़ किया है, किसका रिसर्च यूज़ किया है, कहाँ से आप पढ़े हैं, ये सब आपको लास्ट में बिब्लियोग्राफी में लिखा जाता है। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। और ये आप पूरा स्टेप्स याद के लीजिएगा, पहले टाइटल होता है, फिर अब्स्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद कंटेंट, फिर चैप्टर, और लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है। तो इसमें आपको रिसर्च स्टेप्स बताने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं रिसर्च में। ये इससे पहले वाला वो आपको थीसिस का स्टेप्स बताना था, इसमें आपको रिसर्च के बताने हैं। तो इसमें आपको देख लेते हैं, पहला दिया है समस्या स्थापन, विश्लेषण, शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त एकीकरण और सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। फिर दूसरा है आपका शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, समस्या स्थापन, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष निरूपण और प्रदत्त एकीकरण। तीसरा है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। और चौथा है समस्या स्थापन, प्रतिदर्श तथा प्रदत्त एकीकरण, उपकरणों के बारे में निर्णय करना, परिकल्पना निर्माण, शोध साक्ष्यों का संकलन एवं निर्वचन। तो अगर आप रिसर्च स्टेप्स की बात किए तो रिसर्च स्टेप में सबसे पहले आपका आता है कि एक समस्या को आइडेंटिफाई करना, फार्मूलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, जो आपको समस्या है उसको पहचानना होता है, ये सबसे पहला आपका स्टेप्स हो। तो अगर आप समस्या इस फार्मूलेशन की बात करें, प्रॉब्लम फार्मूलेशन, तो आपका पहले ऑप्शन में भी दिया है कि समस्या स्थापना, और तीसरे और चौथे में भी दिया है समस्या, तो आपका, और दूसरे में तो नहीं दिया, तो दूसरा तो आपका एकदम गलत ही हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर आपको पहले, तीसरे और चौथे में आपको फिर देखना आगे क्या आता है। तो एक समस्या स्थापना के बाद आपका आता है कि फिर आप अपना लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो भी आपके मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल आर्टिकल्स या बुक जो भी रहते हैं, तो उनको आप पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से अपने रिव्यू देते हैं कि क्या पहले रिसर्च हो चुका है और क्या और रिसर्च होना चाहिए। तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू में है। तो लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे देखिए, पहले में आपका बात किया है विश्लेषण की बात किया है, तो विश्लेषण आपका जब डाटा कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद किया जाता है। तो ये आपका ये भी गलत हुआ, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया है। अब बचता है आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो तीसरे में देखिए समस्या के बाद परिकल्पना निर्माण दिया है, और चौथे में प्रतिदर्श तथा प्रदत्त एकीकरण दिया है। तो अभी आगे देख लेते हैं आगे के स्टेप्स क्या होते हैं। तो फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद आपका आता है एम्स और ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है आपके रिसर्च का। फिर उसके बाद आप करते हैं कि इसके बाद आप हाइपोथेसिस फार्मूलेशन करते हैं। तो आप देखेंगे तीसरे में आता है कि दिया आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस निर्माण, और चौथे में आपका दिया प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब सैंपल। तो ये सैंपल जो होता है आपका ये बाद में किया जाता है, हाइपोथेसिस के बाद आता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, परिकल्पना निर्माण, फिर शोध अभिकल्प मतलब रिसर्च डिजाइन, फिर उसके बाद आपका प्रदत्त है कि मतलब डाटा कलेक्शन, फिर इसके बाद आपका डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको विश्लेषण किया जाता है, उसका जर्नलाइजेशन और निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो एक अगर आप रिसर्च के प्रॉपर स्टेप्स की बात करते हैं तो रिसर्च में आता है सबसे पहले तो फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम आता है, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है लिटरेचर रिव्यू आता है। फिर तीसरे पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ऑब्जेक्टिव आपके रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन आ जाएगा। फिर पाँचवें नंबर पे आपका आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन, ये आपका रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है पाँचवें पे,
कि आप कैसे रिसर्च करेंगे, क्या क्या मेथड यूज करेंगे, ये सब आता है रिसर्च डिज़ाइन में। फिर इसके बाद आपका क्या आता है कि आप सैम्पलिंग करते हैं कि आप कहाँ से सैंपल लेंगे, कितने सैंपल लेंगे, ये आप डिसाइड करते हैं। फिर इसके बाद ये सब डिसाइड होने के बाद आपका आता है कि डाटा कलेक्शन के बारे में, आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद आपका डाटा एनालिसिस आ जाता है। फिर डाटा एनालिसिस के बाद आपका वही जनरलाइजेशन और कंक्लूजन आप करते हैं। तो इस हिसाब से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको अच्छे से याद करिए। पहले फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा फिर ऑब्जेक्टिव आता है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस आप बनाते हैं। फिर हाइपोथेसिस के बाद आप रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन के बाद आप सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग के बाद आपका आता है डाटा कलेक्शन, फिर उसका एनालिसिस, और लास्ट में आपका कंक्लूजन और जनरलाइजेशन करते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, अनुसंधान विधियां और प्रदत्त, ये आपको मैचिंग करना है इसमें। तो आप देख सकते हैं मैचिंग में क्या क्या है। तो पहला दिया है आपका प्रयोगात्मक विधि, दूसरा कार्योत्तर, तीसरा विवरणात्मक सर्वेक्षण और चौथा है ऐतिहासिक विधि। तो आपको ये बताएं कि जो प्रदत्त संकलन या डाटा कलेक्शन होता है उसके क्या क्या उपकरण यूज किए जाते हैं। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो पहला है प्रायोगिक विधि। तो प्रायोगिक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें आपका होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और उनमें आप एक को कंट्रोल और एक को मैनिपुलेट करके अपना मतलब रिसर्च करते हैं। तो इस तरह जो होता है, तो इनके लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट आते हैं कि आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कौन किसी एक को मैनिपुलेट करते हैं, एक को कंट्रोल करते हैं। फिर इस तरह आप जो एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए कि स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ये मतलब साधारण टेस्ट नहीं आते हैं इसके लिए। तो ये आपका हो जाएगा पहले का थर्ड, मानकीकृत परीक्षाएं। फिर दूसरा आपका है कार्योत्तर विधि या एक्स पोस्ट फैक्टो, तो इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर, ये विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं होती हैं। फिर विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि या मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप जनरली प्रश्नावली या क्वेश्चनर ही बना के, मतलब क्वेश्चन बना के उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं। और चौथा है आपका ऐतिहासिक विधि। तो ऐतिहासिक विधि में आपका क्या रहता है कि ये प्राथमिक और द्वितीयक जो स्रोत हैं उनका उपयोग करके आप रिसर्च करते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि पहला हो जाएगा आपका थर्ड, मानकीकृत परीक्षाएं, दूसरा है कार्योत्तर विधि का, ये विशेष अभिलक्षण परीक्षा है। फिर तीसरा है सी का हो जाएगा आपका प्रश्नावली, और ऐतिहासिक विधि का आपका हो जाएगा ये प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत का उपयोग करना। तो आप ये मैचिंग हो जाएगा, आप इस हिसाब से आप कूट में देख लेंगे कौन सा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का प्रचार विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है। तो ये आपका अब करने की संभावना का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो साक्षात मतलब उसमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसका जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो उसका पता लगाने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर के मध्य आप इंटरव्यू करवाते हैं। तो ये आपका इस तरह के जो रिसर्च होते हैं, जैसे किसी स्थिति में सुधार लाने के लिए, किसी समस्या का पता लगाने के लिए, तो इस तरह के जो रिसर्च होते हैं वो आपका आ जाते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में, या आपका आ जाता है एक्शन रिसर्च में आ जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो अनुसंधान की कौन सी विधि इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। तो अभी आपको ऊपर हमने बताया था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में, जो कि किसी घटना होने के बाद किया जाता है रिसर्च। तो यहाँ पे भी वही रिसर्च लागू होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी कार्योत्तर पद्धति हो जाएगा। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्योत्तर पद्धति। ये एक्स पोस्ट फैक्टो या इसको आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहते हैं, ये इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। तो शोध प्रबंध मतलब थीसिस की बात की जा रही है। तो थीसिस आपका पहला ऑप्शन है शोध पत्र या लेख तैयार करना, दूसरा संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, तीसरा शोध के लघु शोध प्रबंध में, और चौथा कार्यशाला
सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो जो थीसिस होता है आपका, जो पीएचडी लेवल पे की जाती है, तो अगर आप लोग एमए कंप्लीट कर चुके होंगे या अभी कर रहे होंगे, तो जो लोग एमए कंप्लीट कर लिए होंगे उनको एक डिजर्टेशन तैयार करवाया जाता है लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में, जो भी है। तो वो उन लोगों को पता हो कि जो डिजर्टेशन होता है वो सेम आपका एक शोध प्रबंध या थीसिस की तरह ही होता है। जितने सारे थीसिस के स्टेप्स होते हैं वही सब डिजर्टेशन में भी आते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिजर्टेशन होता है वो आपका शोध प्रबंध का ही प्रारूप होता है, लेकिन वो मिनी प्रारूप होता है। तो इस हिसाब से ही आपका ये लघु शोध प्रबंध या डिजर्टेशन इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेप आपका जितने भी थीसिस में स्टेप्स होते हैं अभी आपको हमने ऊपर बताया था क्या। पहले टाइटल पेज आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है, टेबल ऑफ कंटेंट और चैप्टराइजिंग, फिर उसके बाद लास्ट में आपका बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। तो ये सारे स्टेप्स आपका डिजर्टेशन में भी आते हैं। तो जितने लोग अपना एमए कंप्लीट कर लिए हो जो है कर चुके होंगे उनको पता होगा ये सब। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो यहाँ पे आपको गुणात्मक शोध की बात की है या क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। मतलब कि उसको मतलब क्वांटिटी फॉर्म में या मात्रात्मक रूप में हम उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अदर रिसर्च होता है जिसमें हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं कि फिर उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। तो उस हिसाब से ये क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग नहीं कर सकते। इसमें हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको एक न्यूमेरिकल डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो इस तरह के जैसे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड रिसर्च होते हैं वो सब आपका गुणात्मक शोध में आ जाते हैं। तो इसमें आपको बताना विशेषता बतानी है। तो पहला दिया है मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन। दूसरा संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श का चयन। तीसरा है प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियाभुनिक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। और चौथा है उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रह। तो अभी आपको बताया इसमें जो गुणात्मक रिसर्च होता है उसमें जो शोध डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो आप अपने इंद्रियों के आधार पे ही करते हैं। आपको लोगों से पर्सनली जाके मिलना पड़ता है, उनका एक इंटरव्यू लेना पड़ता है। मतलब आप लोगों से बात करके ही इसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कोई भी इंटरनेट उठाएं वहाँ से जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको कलेक्ट किया फिर उस हिसाब से। तो इस हिसाब से आपका गुणात्मक रिसर्च नहीं हो सकता। इसमें आपको अधिकतर प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और लोगों से खुद जाके उनका पर्सनल इंटरव्यू लेना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। तो इस तरह के जो भी रिसर्च आते हैं लोगों के व्यवहार से रिलेटेड वो आपका गुणात्मक शोध में आते हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों की सूची में से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपका देखिए रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया। आपको लगभग 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं अभी रिसर्च एथिक्स से। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका नेट जेआरएफ की दृष्टि से। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। तो इसमें दिया आपका पहला है शोधार्थी दूसरे के निष्कर्ष पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। दूसरा है उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययन को उद्धृत किया जाता है। तीसरा है शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। चौथा है प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारिक के आचरण का परीक्षण किया जाता है। और पांचवा है अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्त्यात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है। और छठवां है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। तो इसमें आप देख लेंगे तो शोध नैतिकता में आपका दूसरा ऑप्शन दिया है उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है, ये आपका सही है। फिर आपका तीसरा शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं, ये आपका गलत है। फिर चौथा दिया है कि प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। और फिर इसका पांचवा दिया है आपका अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि शोध अध्ययन आवृत्ति निष्पन्न किया जाता है, तो ये आपका गलत है। फिर छठवां है नीति निर्माण और नीति क्रिया दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका चौथा सही है, दूसरा सही है और छठवां सही है। तो आप कूट में देख लेंगे 2, 4 और 6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2, 4 और 6। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। इसमें आपका
पहला दिया ये अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, दूसरा है इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, तीसरा है इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, चौथा है इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की सत्ता की आवश्यकता होती है। आपको कोर्ट में बताना कौन सा सही है। तो जो सेमिनार होता है, अभी आपको मैंने बताया कि ये कॉलेज लेवल पे किया जाता है, तो इसमें ये बिल्कुल सही, अकादमिक अनुदेशन का एक प्रकार है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, ये भी आपका सही है। तीसरा इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल हो, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये कॉलेज लेवल में होता है और वो भी डिपार्टमेंट में होता है, तो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, लगभग 100-150 लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये आपका गलत है। जो बड़े लेवल पे होता है उसको हम लोग कॉन्फ्रेंस कहते हैं या सम्मेलन कहते हैं। फिर चौथा इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है, ये भी आपका सही है। तो आपका ए, बी और डी ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कूट में देख लेते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपीए शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम हैं। तो इसमें आपका पहला दिया है छोटी कृतियों जैसे जनरल आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें, ये आपका गलत है। फिर दूसरा है लेखकों का नाम उल्टा करके लिखें, ये आपका सही है, मतलब अंतिम नाम पहले, जैसे मान लीजिए कोई राजू रस्तोगी है, तो अगर उसको लिखेंगे एपीएस फॉर्मेट में तो रस्तोगी को पहले फिर राजू को बाद में लिखते हैं। फिर तीसरा है लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें, तो ये भी आपका सही है कि आपको इस तरह एकदम स्ट्रेट नहीं लिखना है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके लिखा जाता है, तो ये भी आपका सही है। फिर चौथा दिया संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीयन करें, तो ये भी आपका सही है। वर्णानुक्रम मतलब अल्फ़ाबेटिकल कह रहा है, जैसे ए बी और सी है, तो जो ए से शुरू है उसको पहले लिखें, फिर उसके बाद बी से जो शुरू आता है जो आप रेफरेंस यूज किए तो उसको लिखें, फिर आपका सी से, तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो आपका बी, सी और डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी, सी और डी। तो आप कूट में देख लेंगे कौन सा है, तो आपका कूट है ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और एपीए के अलावा भी एक शैली होती है, उसको एमएलए कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एपीए मतलब होता है कि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, और एमएलए का फुल फॉर्म है कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी मान लीजिए आएगा एग्जाम में तो गलती मत करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है वैकल्पिक क्रिमिनल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा है यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। तीसरा है यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। और चौथा है वैकल्पिक क्रिमिनल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। तो आपको अगर हाइपोथेसिस पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हाइपोथेसिस में दो तरह के हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरा होता है अल्टरनेटिव या अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो नल हाइपोथेसिस जो होता है इसमें आपको मतलब जैसे दो चीज़ें हैं या दो वेरिएबल्स, उनके बीच में आपको ये बताएं कि उनमें कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन, नो रिलेशन है, या उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो इस तरह के जो हाइपोथेसिस है वो आपको नल हाइपोथेसिस होता है। और अल्टरनेट में आपको बताना पड़ता है कि लास्ट में होता है कि ये अगर आप जैसे डाटा कलेक्ट करने के बाद होता है कि आप जो नल हाइपोथेसिस जैसे जिसमें आपने बताया कि इन दोनों के मध्य में कोई रिलेशन नहीं है, उसके बाद अपना डाटा कलेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस के बाद। तो उसमें आप देखते हैं डाटा कलेक्ट के बाद जब उसको एनालिसिस करते हैं डाटा को, तो देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो आपने कहा था कि दोनों में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन आ जाता है, तो वो आपका तो फिर नल हाइपोथेसिस तो गलत हो गया क्योंकि इसमें रिलेशन आ गया। तो जब नल हाइपोथेसिस गलत हो गया तो इसका मतलब आपका अल्टरनेटिव वाला सही हो गया कि दोनों में रिलेशन है। तो इस हिसाब से आपका होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होता है बस उसी को परीक्षण किया जाता है, अल्टरनेटिव का नहीं। तो इसमें आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, नल हाइपोथेसिस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा ये परिकल्पना को भी। और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि एक समान प्रदर्शन मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब हो गया आपका शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस हो गया। तो सिंपल सी बात है, तो ये आपका हो जाएगा शून्य परिकल्पना। और इसी में आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे एक दिशात्मक परिकल्पना की इसमें ऑप्शन में दिया है, तो
अभी क्वेश्चन में आपको कहा है कि पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, तो जो एक समान प्रदर्शन करते हैं मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो शून्य परिकल्पना हो गया। या फिर अगर क्वेश्चन में यही कहा होता है कि पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों में से दोनों में से कोई भी एक, या महिला विद्यार्थी या पुरुष विद्यार्थी दूसरे से आगे है, मतलब पुरुष विद्यार्थी महिला विद्यार्थी से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या महिला विद्यार्थी पुरुष विद्यार्थी से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो जो इस तरह का जो आपका होता परिकल्पना होती, तो वो आपका दिशात्मक परिकल्पना में आ जाती। और अगर इसी में अगर ऐसा करें कि पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अंतर है, बल्कि ये नहीं बताते कि कितना अंतर है या कौन आगे है कौन पीछे है, बस इतना कह रहा है कि अंतर है, तो बस अगर इतनी बात करती तो वो गैर दिशात्मक परिकल्पना हो जाती। तो एक छोटा सा डिफरेंस है इन तीनों में, आप तो ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लिए एक समान प्रदर्शन है दोनों में तो वो शून्य परिकल्पना हो जाएगी। और अगर यही इसमें कह देता है कि दोनों में से कोई भी महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी एक आगे है, उसका प्रदर्शन अच्छा है, तो वहाँ पे आपका दिशात्मक परिकल्पना हो जाती। और अगर इसी में कहता है कि दोनों में से दोनों के प्रदर्शन में अंतर है, मतलब कितना अंतर है या कौन आगे पीछे ये नहीं बताता, तो वहाँ पे आपका गैर दिशात्मक परिकल्पना हो जाती है। तो ये आप तीनों कॉन्सेप्ट को एक याद करिएगा अच्छे से। ये आप जो एग्जाम्पल दिया इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे आपको आसानी होगी इन तीनों में डिफरेंस करने में। तो इसका तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शून्य परिकल्पना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जिया प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो जिया प्याजे ने आपका दिया था कि मौलिक अनुसंधान के आधार पर दिया था, सिद्धांत अपना दिया था। मौलिक मतलब ये फंडामेंटल रिसर्च होता है, तो फंडामेंटल रिसर्च आपका इसीलिए किया जाता है कि थ्योरी को, जो थ्योरी का निर्माण होता है वो सब आपका फंडामेंटल रिसर्च में ही आ जाता है, या बेसिक रिसर्च भी इसी को कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक अनुसंधान। फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। तो पहला है शोध प्रबंध मतलब थीसिस की बात की जा रही है, तो उसमें क्या क्या आते हैं। तो पहला विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, ये आपका सही है। फिर दूसरा है संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच, ये भी आपका बिल्कुल सही कि जो भी रिसर्च रेफरेंस आप लेते हैं जहाँ से उसकी एक सावधानी पूर्वक उसको मतलब चेक कर लेना कि वो रेफरेंस सही है या नहीं। कई बार आता है कि आप गलत रेफरेंस भी आपको मिल जाते हैं, तो आपका पूरा रिसर्च गलत हो जाता है। फिर तीसरा है शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि एक कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके लेखन में। जैसे आप कोई फर्स्ट चैप्टर लिखें फिर सेकंड लिखें, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, कि ऐसा दिखना चाहिए कि आप मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ना कि फर्स्ट में कुछ और लिखे सेकंड में कुछ और लिख दिए, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बना, तो ये आपका गलत माना जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा दिया स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि अगर आप जो सारांश लिखते हैं या कंक्लूजन देते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से और स्पष्ट लिखेंगे तो लोगों को आपके पूरे रिसर्च को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपका सारांश देख के ही बता देंगे कि आपने रिसर्च कितने अच्छे तरीके से किया और किस तरह की किया। तो इस तरह से जो आपका सारांश होता है ये आपको काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कूट में देख लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, डी इसमें दिया चारों, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।